हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्मा गेस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। विषय है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपका जो यूनिट सी प्लस प्लस है, ध्यान से सुनेंगे। कंप्यूटर साइंस में जो आपका यूनिट सी प्लस प्लस है, जिसके अंतर्गत लगभग 7 से 8 चैप्टर आते हैं, हम लोग उन्हीं 7 से 8 चैप्टर का पूरा एमसीक्यू देखेंगे। तो एमसीक्यू की संख्या काफी ज्यादा दी गई है, तो वीडियो आपका लंबा बनने वाला है। तो ध्यान से देखिए। और मैंने यहाँ पर जो है आंसर को इरेज कर दिया है, ताकि जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, तो वो एक कॉपी और एक जो है पेन लेकर के बैठिए। और जैसे जैसे मैं सवाल पढ़ता जाऊं, वैसे वैसे आप क्या कीजिए, मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग खुद उत्तर को लिखिए कि सही ऑप्शन क्या होगा। और अंत में आप देखिए कि आपने कितने उत्तर सही किया है। तो ये है आपका वर्मा गेस पेपर 2025 के लिए क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, ओओपी का मतलब क्या होता है? ओओपी का फुल फॉर्म बताइए। ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी ऑब्जेक्ट आउटपुट प्रोग्रामिंग, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पावर, या डी नन ऑफ दिस। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी प्लस प्लस इज ए और एन लैंग्वेज। सी प्लस प्लस किस प्रकार का लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, या नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 3, सी प्लस प्लस इज ए और एन लैंग्वेज। सी प्लस प्लस किस प्रकार का लैंग्वेज है? असेंबली लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज है, या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम में, है ना, प्रोग्राम का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए टोकन, बी लैंग्वेज, सी डेटा, या डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा उसे हम लोग टोकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ टोकन इज। टोकन क्या होता है? ए कीवर्ड होता है, बी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम होता है, सी एन आइडेंटिफायर, या डी ऑपरेटर। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि यहाँ पर बताया गया था कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि टोकन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्या? टोकन। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मेन इज ए और एन। मेन क्या है? ए लिटरल है, बी फंक्शन है, सी आइडेंटिफायर है, या डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ये हमारा फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पर, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ ब्लैंक फंक्शन। हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है। या पूछा है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव। हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में होता है, क्या होता है? ए मेन, बी गेट सी एच, सी सी एस सी आर, या डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखिए हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। वाइल लूप कंडीशन कहाँ चेक करता है? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द कंडीशनल वाइल लूप इज चेक्ड ऑन। जो कंडीशन होता है ना वाइल लूप में, वो कहाँ चेक होता है? ए टॉप, बी मिडिल, सी बॉटम, या डी ऑल ऑफ दिस। तो वाइल लूप में कंडीशन टॉप में चेक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाइल लूप इज ब्लैंक कंट्रोल्ड लूप। वाइल लूप को किस प्रकार का लूप कहा जाता है? ए काउंट, बी एग्जिट, सी एंट्री, या डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। डू वाइल लूप कंडीशन कहाँ चेक करता है? इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, टॉप, मिडिल, बॉटम, या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा डू वाइल लूप कंडीशन बॉटम में चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द डू वाइल लूप इज ए और एन कंट्रोल्ड लूप। डू वाइल लूप किस प्रकार का लूप है? ए एंट्री कंट्रोल लूप, बी एग्जिट कंट्रोल लूप, सी काउंट कंट्रोल लूप, या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फोर लूप इज अ ब्लैंक कंट्रोल लूप। फोर लूप किस प्रकार का लूप है? ए काउंट कंट्रोल्ड लूप, बी एग्जिट कंट्रोल लूप, सी एंट्री कंट्रोल लूप, या डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा फोर लूप होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। बताइए इनमें से कौन लूप नहीं है? ए फोर,
बी डू वाइल, सी वाइल, या डी रिपीट अंटिल? इसका सही उत्तर होगा रिपीट अंटिल नाम का कोई लूप स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सी आउट इज ए और एन? सी आउट क्या है? ए ऑपरेटर है, बी फंक्शन है, सी ऑब्जेक्ट है, या डी मैक्रो है? इसका सही उत्तर होगा आपका सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आपसे पूछा जा रहा है कैर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड क्या है? ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बी फंडामेंटल डेटा टाइप, सी डेराइव्ड डेटा टाइप, या डी नॉन ऑफ दिस? इसका सही उत्तर होगा बी, ये सभी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग क्या है? ए टाइप मॉडिफायर, बी टाइप कास्टिंग, सी टाइप कन्वर्जन, या डी नॉन ऑफ दिस? इसका सही उत्तर है ए नंबर, ये सभी टाइप मॉडिफायर्स हैं या डेटा टाइप मॉडिफायर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन सी प्लस प्लस, सी इन, सी आउट, सी एर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम? अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सी आउट के बारे में, यहाँ पर वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। बस इस बार आपसे ये कहा जा रहा है कि सी आउट के साथ साथ कि सी इन, सी आउट और सी एर आर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड स्ट्रीम, सी नंबर, दैट इज प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जंप स्टेटमेंट्स इज और आर, इसमें से कौन जंप स्टेटमेंट है? ठीक है, यहाँ इज और आर का मतलब है क्या इसमें से कोई एक है या सभी हैं, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है गो टू, ऑप्शन बी है कंटिन्यू, ऑप्शन सी है ब्रेक। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी जो है आपके जंप स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जंप स्टेटमेंट? इनमें से कौन जंप स्टेटमेंट नहीं है? तो अभी अभी हमने देखा था गो टू तो है, बी नंबर ब्रेक है, डी नंबर कंटिन्यू है, ये सी नंबर जो इफ एल्स है ये जंप स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, इंस्टांस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड? क्लास का इंस्टांस किसे कहते हैं? ए फंक्शन, बी ऑब्जेक्ट, सी कीवर्ड, या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट को कहा जाता है क्लास का इंस्टांस। क्वेश्चन नंबर 21, इफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स? इफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट करता है, या सवाल ये भी है इफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर? इफ स्ट्रीम क्लास को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस लिए? ए इनपुट ऑपरेशन, बी आउटपुट ऑपरेशन, सी इनपुट और आउटपुट बोथ, या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा सी नंबर, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ई ओ एफ इज एक्रोनिम ऑफ? ई ओ एफ का फुल फॉर्म बताइए। ए एंडिंग ऑफ लाइन, बी एंडिंग ऑफ फाइल, सी एंड ऑफ फाइल, डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा सी नंबर, दैट इज एंड ऑफ फाइल। क्वेश्चन नंबर 23, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस कैट फंक्शन इज यूज्ड फॉर? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एस कैट फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बी कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, सी कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, या डी कॉन्केटेनेटिंग टू स्ट्रिंग? तो इसका सही उत्तर होगा कॉन्केटेनेटिंग टू स्ट्रिंग। इसको कैसे जानिएगा, यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा हुआ है एस कैट, ठीक है, और इसमें इसका संबंध किससे बताया गया? कॉन कैटेनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होगा, कॉन कैट। अगला क्वेश्चन है 24, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर लेन, लेन फंक्शन है ना, एस टी आर लेन फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बी कॉपी टू स्ट्रिंग, सी कंपेयर टू स्ट्रिंग, या डी कॉन्केटनेट टू स्ट्रिंग? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लेन का मतलब होता है लेंथ, तो काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 24, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर सी एम पी फंक्शन इज यूज फॉर? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एस टी आर सी एम पी फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सी एम पी, ठीक है, सी एम पी वर्ड को यहाँ पर जो है मैच कराइएगा। ए काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये तो नहीं होगा, अभी हमने कुछ दिन पढ़ा था। बी कॉपी स्ट्रिंग, ये भी नहीं होगा। सी कंपेयर टू स्ट्रिंग, ये होगा। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर सी एम पी फंक्शन इज यूज फॉर? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस यहाँ पर थोड़ा सा बदल बदल के दिया हुआ है। ए कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू अ कैर, बी कॉपिंग टू स्ट्रिंग, सी कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा सी, यानी कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कि दो स्ट्रिंग के आपस में बराबर है या नहीं, उसके लिए हम लोग एस टी आर सी एम पी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट देन इट्स रिटर्न टाइप इज? अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका रिटर्न टाइप क्या लिखते हैं? ए वॉइड, बी इंट, सी फ्लोट, या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा ए नंबर, हम लोग रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट, है ना, वॉइड डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इंटीजर डेटा, बी रियल डेटा, सी इम्पिटी डेटा, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इम्पिटी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 29, अ कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या होता है? ए एन आइडेंटिफायर, बी इन लोअर केस इंस्ट्रक्शंस ओनली, सी रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा सी नंबर, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली। ये एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये कीवर्ड का डेफिनेशन में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 30, और स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ, ये डेटा फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन है। स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ क्या होता है? किसके सीक्वेंस को स्ट्रीम कहते हैं? ए लूप, बी बाइट्स, सी फाइल्स, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बी नंबर, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को स्ट्रीम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैंक फंक्शंस कैन नॉट यूज रिकर्सन, वो कौन सा फंक्शन है जो रिकर्शन को यूज नहीं करता है? ए पैरामीटराइज, बी इनलाइन, सी ओवरलोडेड, या डी फ्रेंड। सही उत्तर होगा इनलाइन फंक्शन जो होता है वो रिकर्शन को इस्तेमाल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लैंक इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल। ठीक है, वो कौन सा तरीका है, या बताइए वो कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो ये कहता है कि जो जरूरी चीजें हैं, जो इसेंशियल चीजें हैं, जो जरूरी फीचर्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करो और बैकग्राउंड डिटेल को शामिल मत करो, बैकग्राउंड डिटेल को छुपा दो। इसमें से सही ऑप्शन कौन होगा? ए इनहेरिटेंस, बी इनकैप्सुलेशन, सी एब्स्ट्रैक्शन, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा एब्स्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लैंक इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग डेटा विथ फंक्शन इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कह रहा है कि बताइए इनमें से क्या है जिसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि डेटा और फंक्शन को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कंबाइन करना। ठीक है, डेटा और फंक्शन को सिंगल ऑब्जेक्ट में कंबाइन करना इनमें से क्या कहलाता है? ए ऑब्जेक्ट, बी इनकैप्सुलेशन, सी इनहेरिटेंस, या डी कंस्ट्रक्टर। सही उत्तर होगा इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following concept provides facility of using object of one class inside another class? आपको बताना है यहाँ पर वो कौन सा यहाँ पर कंसेप्ट है जो ये कहता है कि हम एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करें। ठीक है, ए इनकैप्सुलेशन, बी कॉम्पोजिशन, सी एब्स्ट्रैक्शन, या डी इनहेरिटेंस। इसका सही उत्तर होगा कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन सी प्लस प्लस अर्थमेटिक? देखिए सी प्लस प्लस अर्थमेटिक का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हम कोई मैथमेटिकल, है ना, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि 2+3 × 5। ठीक है, फिर हम इसको जोड़ना चाहते हैं 2+6 से। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर ये जो हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस दिए हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं, या क्या हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं? यानी ऐसे समझ लीजिए कि इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही है, ये सही है या ये लिखना सही है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, या कर्ली ब्रेसेस के भीतर ये लिखना सही है। ये आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका सी नंबर, दैट इज पैरेंथेसिस। ये सही है, इस तरीके से सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाई, या हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया? सभी को जानते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बजार्ने स्ट्रॉपस्ट्रप। क्वेश्चन नंबर 37, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, सी प्लस प्लस में एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? या इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, सी प्लस प्लस में एरे का इंडेक्स शुरू होता है कहाँ से? A0, B2, CN, या D3। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, जीरो से। एरे का इंडेक्स जीरो से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्लस प्लस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है? ए पास्कल, बी जावा, सी सी, या डी बी लैंग्वेज। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है हमारा सी प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 39, इन सी प्लस प्लस ब्लैंक ऑपरेटर इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सी प्लस प्लस में इनमें से किस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए करते हैं? ए दिया हुआ है स्कोप रिजोल्यूशन, बी दिया हुआ है कंडीशनल, सी दिया हुआ है न्यू, या डी दिया हुआ है रिलेशनल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर के जरिए हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज अचीव्ड बाय ब्लैंक ऑपरेटर। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस किस ऑपरेटर के द्वारा अचीव किया जाता है? ए न्यू, बी डिलीट, सी एलोकेशन, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ए नंबर, यानी न्यू ऑपरेटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम लोग मशीन लैंग्वेज में किसकी सहायता से कन्वर्ट करते हैं?
ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी असेंबलर या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंपाइलर की मदद से। क्वेश्चन नंबर 42, इन सी प्लस प्लस अ सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विथ। सी प्लस प्लस में सिंगल लाइन कमेंट कैसे शुरू होता है? तो डायरेक्ट आंसर मैं इसका बता रहा हूं, सभी को जानते भी होंगे, ऑप्शन होगा बी, डबल स्लैश से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इन सी प्लस प्लस अ मल्टीपल लाइन कमेंट बिगिंस विथ। सी प्लस प्लस में मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे शुरू होता है? ठीक है, कैसे शुरू होता है बोल रहा है, अंत तो कैसे होता है ये नहीं बताया। तो देखिए मल्टीपल लाइन कमेंट लिखा तो ऐसे जाता है, ऐसे लिखते हैं, फिर कुछ बातों को लिखेंगे, कमेंट अपना लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? ऐसे हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ, या एवरी स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज टर्मिनेटेड बाई। दोनों का मतलब एक ही है, आपसे ये कह रहा है कि सी प्लस प्लस में स्टेटमेंट का अंत किस कैरेक्टर से होता है, या है ना, किस कैरेक्टर या किस सिंबल से होता है। ए कोलोन, बी कॉमा, सी सेमीकोलोन या डी डॉट। सही उत्तर होगा सेमीकोलोन। कैसे? जैसे मान लीजिए हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए, लास्ट में सेमीकोलोन। जिससे कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ए इक्वल टू बी प्लस सी, लास्ट में क्या, सेमीकोलोन। हम लोग कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं सी आउट, मान लीजिए मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, लास्ट में क्या लगाएं, सेमीकोलन। तो हर एक स्टेटमेंट किससे टर्मिनेट हो रहा है, किससे अंत हो रहा है, सेमीकोलन से। तो सही उत्तर क्या होगा, सेमीकोलन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अ क्लास डिफिनेशन एंड्स विथ। क्लास डिफिनेशन किससे अंत होता है, क्लास डिफिनेशन का अंत किससे होता है? ए कॉमा, बी डॉट, सी कोलोन या डी सेमीकोलन। तो प्रश्न समझिए, मान लीजिए हम लोग कोई क्लास बना रहे हैं, क्लास एबीसी, ठीक है। इसके अंदर क्लास के मेंबर्स होंगे, क्लास का डेफिनेशन बंद और लास्ट में क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, डी सेमीकोलन होगा। क्वेश्चन नंबर 46, एवरी फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज फॉलोड बाय। सी प्लस प्लस में हर एक फंक्शन के आगे क्या लगा होता है? तो मान लीजिए हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। फंक्शन का क्या होगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, ठीक है, रिटर्न टाइप होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है, और उसके बाद जो है पैरेंथेसिस में क्या होता है, पैरामीटर होता है, पैरामीटर होता है। आपसे कह रहा है कि फंक्शन के बाद क्या होता है। तो देखिए फंक्शन के बाद तो ये पहला तो पैरेंथेसिस दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है, पैरामीटर दिख रहा है। पहले क्या दिखा आपको, पैरेंथेसिस दिखा, और पैरेंथेसिस आपके ऑप्शन में है भी, ठीक है। तो हम लोग उत्तर क्या देंगे, पैरेंथेसिस देंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में पैरेंथेसिस नहीं रहता तब हम लोग पैरामीटर्स बोल सकते थे, ए नंबर बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, पैरेंथेसिस और पैरामीटर दोनों, और आप देख रहे हैं कि पहले पैरामीटर, पहले पैरेंथेसिस होता है, इसलिए उत्तर क्या होगा, पैरेंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 47, इन सी प्लस प्लस वेरिएबल कैन नॉट कंटेन। सी प्लस प्लस में जो आप वेरिएबल बनाते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया इंट, है ना, माई एज, माई एज, क्या ये होगा वैलिड? नहीं होगा। स्पेस नहीं हो सकता है, दो वेरिएबल के नाम के, है ना, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होगा, तो ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इंट माई डॉट एज? नहीं, हम लोग कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लिख सकते हैं। हाइफन, हाइफन जैसे मैं, अगर मैंने लिखा इंट माई, माइनस लगा दिए, ठीक है, और यहाँ लिख दिए एज, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। आप इन तीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना, ये मैंने माइनस लिखा है, एक अंडरस्कोर होता है, अंडरस्कोर थोड़ा नीचे की ओर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो अंडरस्कोर वैलिड है, माइनस यानी हाइफन वो वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, बैक स्लैश ए इज यूज फॉर। बैक स्लैश ए को हम लोग स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं, और इसका मतलब होता है ऑडिबल साउंड, ए फॉर ऑडिबल साउंड। क्वेश्चन नंबर 49, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। इसमें से स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर, जिसको कि हम लोग नल भी बोलते हैं, उसका सिंबल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, दैट इज बैक स्लैश जीरो। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैक स्लैश जीरो को क्या बोलते हैं? अभी हम लोग बताएं पिछले क्वेश्चन में, ए नल, बी फॉर्म फीड, सी कैरेज रिटर्न या डी अलार्म। सही उत्तर होगा नल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश भी इज यूज फॉर। स्लैश भी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ए फॉर्म फीड, बी लाइन ब्रेक, सी वर्टिकल टैब या डी अलार्म। तो वी फॉर वर्टिकल टैब। क्वेश्चन नंबर 52, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैक स्लैश टी इज यूज फॉर। बैक स्लैश टी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? ए फॉर्म फीड, बी वर्टिकल टैब, सी हॉरिजॉन्टल टैब या डी अलार्म। सही उत्तर होगा सी, दैट इज हॉरिजॉन्टल टैब। क्वेश्चन नंबर 53, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैक स्लैश एफ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए फॉर्म फीड, बी वर्टिकल टैब, सी हॉरिजॉन्टल टैब, डी अलार्म। सही उत्तर होगा फॉर्म फीड। क्वेश्चन नंबर 54,
इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैक स्लैश एन इज यूज फॉर, बैक स्लैश एन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ए न्यू लाइन, बी वर्टिकल टैब, सी हॉरिजॉन्टल टैब, डी फॉर्म फीड। सही उत्तर होगा ए नंबर, दैट इज न्यू लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैक स्लैश आर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्म फीड, लाइन ब्रेक, कैरियज रिटर्न या डी अलार्म। सही उत्तर होगा इसका कैरियज रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 56, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस, ठीक है याद रखिएगा, प्राइवेट इनहेरिटेंस यानी इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, या इनहेरिटेंस चैप्टर से क्वेश्चन है। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास। अगर विजिबिलिटी मोड, ठीक है, अगर विजिबिलिटी मोड क्या दिया हुआ है? प्राइवेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बेस क्लास है, बेस क्लास में तीन तरह के मेंबर होते हैं, एक होता है प्राइवेट, ठीक है, एक होता है आपका पब्लिक, और एक आपका होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि जो डिराइव्ड क्लास होगा, डिराइव्ड क्लास में कौन कौन जाता है? आप जानते हैं डिराइव्ड क्लास में पब्लिक मेंबर डिराइव होके जाता है, प्रोटेक्टेड जाता है। लेकिन इस डिराइव्ड क्लास के अंदर भी तो तीन सेक्शन होंगे। क्या क्या होगा? एक यहाँ भी प्राइवेट मेंबर होगा, यहाँ भी एक पब्लिक होगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा? प्रोटेक्टेड होगा, प्रोटेक्टेड होगा। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर आपका इनहेरिटेंस प्राइवेट है तो बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है वो डिराइव्ड क्लास में कौन से सेक्शन में जाएगा? तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है बेस क्लास का, वो प्राइवेट इनहेरिटेंस में बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट में जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी नंबर, ठीक है, कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर होते हैं बेस क्लास के, ये डिराइव क्लास में एज अ प्राइवेट ट्रीट होते हैं। आगे का पूरा क्वेश्चन इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का रूल जिसको याद होगा ये सारा एमसीक्यू बनेगा, अन्यथा एमसीक्यू रटना पड़ सकता है, जो कि रटना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यानी अगर विजिबिलिटी मोड क्या है? प्रोटेक्टेड है, ठीक है, विजिबिलिटी मोड क्या है? प्रोटेक्टेड है। तो आप जानते हैं कि बेस क्लास में तीन तरह का मेंबर अगर आपका हो गया, एक हो गया प्राइवेट, एक हो गया आपका पब्लिक, और एक हो गया आपका प्रोटेक्टेड। इधर हमारा डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो भी इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस में केवल पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास में जाते हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव क्लास में जाते हैं। लेकिन डिराइव क्लास में भी तीन सेक्शन है, प्राइवेट है, ठीक है, पब्लिक है, और प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है। यहाँ आपसे कह रहा है कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में यानी विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड है, तो पब्लिक जो डेटा मेंबर होता है बेस क्लास का, यानी बेस क्लास का जो पब्लिक होगा, ठीक है, वो आपका डिराइव क्लास में कहाँ जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ये डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड में जाता है, ठीक है। तो बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर होता है वो डिराइव क्लास में कहाँ जाएगा? प्रोटेक्टेड में जाएगा। कब? प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इन पब्लिक इनहेरिटेंस पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव क्लास। पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास में कहाँ जाता है? ठीक है, तो पब्लिक वाला पब्लिक में ही जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये जो आंसर आपका है ना, ये जो 57, 58, 59, इन क्वेश्चन का आंसर आप कॉन्फिडेंटली तभी दे पाओगे अगर आपने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ा है, रूल्स को समझा है। तो इनहेरिटेंस का लेक्चर ऑलरेडी, है ना, इनहेरिटेंस का लेक्चर ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपको इनहेरिटेंस समझना है तो आप जा करके इनहेरिटेंस का लेक्चर को देख सकते हैं। और बेसिकली ये जो पूरा एमसीक्यू आपको बताया जा रहा है, ये एमसीक्यू जितने भी चैप्टर से है, ये सारा चैप्टर का जो है ना, बेसिकली सी प्लस प्लस का सारा चैप्टर से ये एमसीक्यू है। तो सी प्लस प्लस का जितना भी चैप्टर है, सारा का लेक्चर जो है इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है ना। एटलीस्ट कम से कम आप उन लेक्चर्स को देख करके कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। क्वेश्चन नंबर 60, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर। बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास क्या होते हैं? यानी क्लास के जो मेंबर हैं, मेंबर मतलब वेरिएबल फंक्शन, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड? उत्तर होगा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी डिफाइंड। क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए इनसाइड द क्लास, बी आउटसाइड द क्लास, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। यानी जो क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं उसे इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास दोनों जगहों पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है क्लास का मेंबर नहीं है। ए फ्रेंड फंक्शन, बी स्टैटिक फंक्शन, सी इनलाइन फंक्शन, डी वर्चुअल फंक्शन। सही उत्तर होगा फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63,
प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास आर एक्सेस्ड बाय, क्लास के जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर से एमसीक्यू है। ए मेंबर फंक्शन के द्वारा कर सकते हो, बी फ्रेंड फंक्शन के द्वारा कर सकते हो, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा प्राइवेट मेंबर को हम लोग मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन दोनों के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पब्लिक मेंबर ऑफ क्लास आर एक्सेस्ड बाय, क्लास के जो पब्लिक मेंबर होते हैं, ये भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर से है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लास के जो पब्लिक मेंबर होते हैं उसको एक्सेस किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है किनके द्वारा, ए मेंबर फंक्शन, बी नॉन मेंबर फंक्शन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, मेंबर फंक्शन के द्वारा भी और नॉन मेंबर फंक्शन के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 65, फ्रेंड फंक्शन इज ब्लैंक ऑफ अ क्लास, फ्रेंड फंक्शन जो है वो क्या होता है किसी क्लास का, ए मेंबर फंक्शन कहलाता है किसी क्लास का, या नॉन मेंबर फंक्शन कहलाता है बी, या सी मेन फंक्शन कहलाता है, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बी, है ना। जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो किसी क्लास का नॉन मेंबर फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन बिलो बाय डिफॉल्ट अबाउट द प्रोग्राम, आपको बताना है इनमें से कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन आपके प्रोग्राम को, है ना, बाय डिफॉल्ट अबाउट मतलब आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, प्रोग्राम को खत्म कर देता है अचानक से, ठीक है। जब भी वो फंक्शन मिलेगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, मेरा प्रोग्राम उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा। ए इंड फंक्शन, बी टर्मिनेट फंक्शन, सी अबॉर्ट फंक्शन, या डी एग्जिट फंक्शन। सही उत्तर होगा डी एग्जिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 67, हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन, हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है सभी जानते हैं। हम लोग जब भी कोड लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं आईओ स्ट्रीम, तो क्या लगाते हैं डॉट एच। अगर हम लोग लिखते हैं stdio तो क्या लगाते हैं डॉट एच। हम लोग लगाते हैं स्ट्रिंग डॉट एच। ये सभी क्या है हेडर फाइल है, क्या लग रहा है डॉट एच लग रहा है। सही उत्तर होगा ए नंबर डॉट एच। क्वेश्चन नंबर 68, टू डिफाइन अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वी यूज द कीवर्ड, ये क्वेश्चन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाना चाहिए होता कि इसमें से कौन सा जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अगर पूछता कौन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं रेम। रेम जो है ये कोई कीवर्ड नहीं होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को बनाने के लिए, जबकि इनम, है ना, यूनियन और टाइप डेफ होता है। लेकिन हम लोग इसको, अगर इस क्वेश्चन को सही मान के चलें तो इसका जो सही उत्तर मेरे हिसाब से होगा, अब आपके गेस पेपर में शायद कुछ और दिया हुआ है, मेरे हिसाब से जो होगा वो होगा आपका टाइप डेफ। कैसे होगा टाइप डेफ, आप देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा टाइप डेफ, एक कीवर्ड हो गया। हमने लिखा इंट और मैंने लिखा यहाँ पर यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा एक फंडामेंटल डेटा टाइप था, और हमने इसको, हमने यानी यूजर ने उसको एक नए नाम से डिफाइन कर दिया यूनिट नाम से। यानी अब मैं कहीं भी लिखूं यूनिट ए, तो यूनिट का मतलब क्या समझा जाएगा, इंट समझा जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने टाइप डेफ कीवर्ड की मदद से एक डेटा टाइप को, है ना, यूजर ने एक नए नाम से डिफाइन कर दिया यूनिट नाम से, ठीक है। यही कारण है कि मैं इसके इस आंसर पे जाता हूं, टाइप डेफ जो होगा वो कीवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये रटने टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से किसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, दैट इज क्लास। क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द मिनिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव इज, जो मिनिमम वैल्यू होगा जो कोई इंटीजर स्टोर कर सकता है वो क्या होगा। तो पहले रेंज जान लीजिए, एक इंट डेटा टाइप का रेंज होता है नेगेटिव में -32,768 से लेकर के, है ना, से लेकर के 0, फिर 1, फिर 2 से लेकर के 32,767, ठीक है। तो इसको आप मैक्सिमम बोलोगे क्योंकि ये पॉजिटिव में है, और इसको क्या बोलोगे आप मिनिमम बोलोगे क्योंकि ये क्या है, ये सबसे छोटा है, नेगेटिव संख्या छोटा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है। तो मिनिमम होगा -32,768। क्वेश्चन क्या पूछा, मिनिमम पूछा है, तो सही उत्तर होगा डी नंबर -32,768। वहीं क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 32,767। तो यहाँ जो ऑप्शन देखिए ए नंबर है 32,767, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू इंड का, और मिनिमम वैल्यू ये होगा -32,768। क्वेश्चन नंबर 72, अ क्लास कैन हैव द मेंबर्स, क्लास के मेंबर्स हो सकते हैं क्या क्या, ए डेटा मेंबर, बी मेंबर फंक्शन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी।
यानी क्लास के अंदर डेटा मेंबर भी होता है और क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन भी होता है। दरअसल क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको डेटा मेंबर बोलते हैं और क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। आपको यहाँ पर यह कह रहा है कि बताइए वो कौन सा टर्म है जो कि इस्तेमाल किया जाता है एक फंक्शन को जिसको हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है ए क्लास फंक्शन, बी मेंबर फंक्शन, सी डेटा मेंबर, या डी नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है, आंसर बड़ा सीधा सपाटा सा है कि क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग उस क्लास का मेंबर फंक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अ क्लास कैन हैव द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ सी प्लस प्लस। क्लास के अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। ए डेटा मेंबर, बी मेंबर फंक्शन, सी प्रोग्राम एक्सेस लेवल, या डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो डेटा मेंबर तो हम लोग वेरिएबल को बोलते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। मेंबर फंक्शन जो कहा जाता है वो तो फंक्शन को कहा जाता है। और एक्सेस लेवल कहा जाता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। जब भी आप क्लास बनाते हो तो उसके अंदर वेरिएबल होंगे, यानी डेटा मेंबर होंगे, मेंबर फंक्शन होंगे, और एक्सेस लेवल होंगे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। लोएस्ट प्रेसिडेंस का मतलब होता है कौन सा ऑपरेटर का काम सबसे अंत में करते हैं। ठीक है, ए साइज ऑफ, बी यूनरी, सी असाइनमेंट, या डी कॉमा। उत्तर होगा कॉमा ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 76, द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच स्टेटमेंट इज। स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है। ए ऑप्शनल होता है, बी कंपलसरी होता है, सी टू चेक एन एरर होता है, डी नन ऑफ दीज होगा। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, ऑप्शनल होता है। एज पर रिक्वायरमेंट हम इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेक का। क्वेश्चन नंबर 77, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इज, है ना, किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड कौन सा होता है। या द ब्लैंक कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। यानी दोनों क्वेश्चन यही कह रहा है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, स्ट्रक्ट कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। इसमें से कौन जो है सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है। ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रक्शन, डी रिफ्लेक्शन। सही उत्तर होगा डी नंबर, रिफ्लेक्शन। ये फीचर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ऑप्शंस केवल चेंज कर दिया है, सेम क्वेश्चन है। ए इनकैप्सुलेशन, डी बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रैक्शन, या डी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होता है, ये तो बूलियन अलजेब्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के द्वारा कौन सा अप्रोच को अपनाया गया है। या क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज एडेप्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। या ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा कौन सा अप्रोच को अपनाया गया है, या तो सी प्लस प्लस या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, दोनों कौन से प्रोग्रामिंग अप्रोच को अपनाते हैं। ए बॉटम अप, बी टॉप डाउन, सी लेफ्ट राइट, डी राइट लेफ्ट। सही उत्तर होगा बॉटम अप अप्रोच को। क्वेश्चन नंबर 81, सेम क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसको फॉलो करता है। ए टॉप डाउन अप्रोच को, बी बॉटम अप अप्रोच को, सी लेफ्ट राइट अप्रोच को, या डी राइट लेफ्ट अप्रोच को। सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी बॉटम अप अप्रोच को। क्वेश्चन नंबर 82, अ क्लास सपोर्ट्स ओओपी फीचर। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करता है। कौन कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है। ए इनकैप्सुलेशन है, बी एब्स्ट्रैक्शन है, सी डेटा हेडिंग है, या डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 83, अ मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक इफ इट डज नॉट एक्सेस ब्लैंक मेंबर्स। यहाँ पर कह रहा है कि एक मेंबर फंक्शन को आप स्टैटिक तभी आप डिक्लेयर कर सकते हो अगर ये किसको एक्सेस ना करे। ठीक है, किसको एक्सेस ना करे। तो इसका उत्तर होगा आपका नन स्टैटिक मेंबर। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़िए। अ मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, एक मेंबर फंक्शन को आप स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं अगर इट डज नॉट एक्सेस नन स्टैटिक। अगर ये नन स्टैटिक को एक्सेस नहीं करता है तभी आप किसी मेंबर फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। एक ऐसा डेटा आइटम जो प्रोग्राम रन करने के दौरान अपने वैल्यू को चेंज ना करे क्या कहलाता है। ए कीवर्ड, बी आइडेंटिफायर, सी लिटरल्स, या डी ऑपरेटर्स। सही उत्तर होगा उसे हम लोग लिटरल्स कहते हैं, या लिटरल्स को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड
या इन्वॉक्ड, एक ही बात है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड, एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो ऑटोमेटिकली इन्वॉक या ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के वक्त, उसे क्या कहते हैं? ए डिस्ट्रक्टर, बी कंस्ट्रक्टर, सी इनिशियलाइजर या डी ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर होगा उसे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। यहां पर कह रहा है कि बेस क्लास से इनमें से कौन इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। ए है आपका कंस्ट्रक्टर, बी है आपका डिस्ट्रक्टर, सी है आपका बोथ ए एंड बी, और या डी है नन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। ना तो आप कंस्ट्रक्टर को बेस क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रक्टर फंक्शन को बेस क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉक्ड व्हेन, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप इन्वॉक यानी कॉल करते हैं, ठीक है, कब? ए, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब। बी है एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सी, एन ऑब्जेक्ट इज कॉपीड, जब ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं। या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वॉक होता है यानी कॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 88, अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट अ टाइम स्टोर, एक कैरेक्टर वेरिएबल एक समय में कितना स्टोर करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक कैरेक्टर स्टोर करेगा, बी है 8 कैरेक्टर स्टोर करेगा, सी है 256 कैरेक्टर स्टोर करेगा, या डी है नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा एक कैरेक्टर वेरिएबल एक वक्त में केवल एक कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, in object oriented programming, by wrapping of characteristics and behavior into one unit we achieve। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को हम wrap करके एक यूनिट बनाते हैं, हम क्या अचीव करते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डेटा इनकैप्सुलेशन। हम डेटा इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं, मुख्यतः मुख्यतः हम डेटा इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ये जो क्वेश्चन नंबर 90 है ये डेटा फाइल हैंडलिंग से है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड डिक्लेरेशन इज यूज इन सी प्लस प्लस टू ओपन अ फाइल फॉर इनपुट। यहाँ पर कह रहा है कि सी प्लस प्लस में किसी फाइल को अगर आप ओपन करते हैं इनपुट करने के लिए तो कौन सा मोड आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे? ऑप्शन कौन कौन सा है? तो ऑप्शंस ए है iOS AP, ऑप्शन बी है इन iOS, ऑप्शन सी है iOS इन, और ऑप्शन डी है iOS फाइल। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन iOS इन। अब अगला क्वेश्चन 91, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4 + 2 मॉड -8 इवेलुएट्स 2। यहाँ पर कह रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको रफली। x इज इक्वल टू 4 + 2 मॉडुलस 8, और यहाँ पर मॉडुलस -8 है। पहले तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये 4 है, ये प्लस है, ये 2 है, ये मॉडुलस है, और ये नेगेटिव -8 है, ऐसे समझना है। ठीक, ऑपरेटर्स क्या क्या है आपका, यहाँ पर प्लस है और आपका यहाँ पर क्या है, आपका मॉडुलस है। तो प्लस और मॉडुलस में पहले काम हम लोग मॉडुलस का करते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है भाग देना, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर 2 को भाग देना है -8 से। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप -8 से 2 को भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट वाला डिवीजन नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये -8 के टेबल में तो 2 आएगा नहीं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या है, ये -2 आपका शेष बच गया। ठीक है, ये शेष बच गया क्योंकि -8 के टेबल में 2 आएगा नहीं, है ना, और पॉइंट वाला डिवीजन करना है नहीं हमको यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर शेष बच गया। दैट मीन्स कि इसको सॉल्व करें आप लोग तो 4 प्लस शेषफल 2 रह गया, तो 4 + 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो आंसर इसका क्या होगा, देखिए बी नंबर यानी कि 6 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है x इज इक्वल टू ++y +2y इवेलुएट्स टू इफ y इक्वल टू 6। अगर y का मान 6 दिया गया है तो बताइए कि x बराबर यहाँ पर ++y +2y क्या होगा। देखिए प्लस प्लस पहले लगा हुआ है वेरिएबल का मतलब ये है आपका प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स का रूल होता है चेंज इन यूज।
तो y का जो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है आपका यहाँ पर 6। तो प्लस प्लस वाई मतलब 6 को बढ़ा लो, बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमेशा के लिए बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया, वाई का वैल्यू 7 हो गया। कैलकुलेट कीजिए, 7 है और यहाँ पर 14 हो गया तो कितना हो गया, यहाँ पर 21 हो गया। तो सही आंसर होगा बी यानी 21। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 3 + 5। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि y का मान अगर 4 दिया गया हो तो, y का वैल्यू 4 पहले से दिया गया है तो। अगेन यहाँ पर प्लस प्लस वाई है, यानी कि पहले y का वैल्यू बढ़ा लो। तो y का वैल्यू जो 4 है वो बढ़ करके यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 × 3 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, गुना का काम पहले करते हैं, तो 15 और 5 कितना हो गया आपका, 20 हो गया, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। ना क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ x बराबर, फिर से लिखा हुआ है प्लस प्लस वाई, फिर लिखा हुआ है गुना 5, और बोल रहा है कि मान लीजिए y का वैल्यू 10 दिया गया है पहले से, ठीक। तो प्लस प्लस वाई यानी y का वैल्यू को पहले बढ़ा लो 1, यानी 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो सही उत्तर जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के पास। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो है आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5 × ++j, ठीक है। फिर यहाँ मॉडुलस 6। याद रखिएगा पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस जे, जे का वैल्यू एक बढ़ा लीजिए, और जे का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ, पहले से 5 दिया हुआ है, तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ है मॉडुलस 6। यहाँ ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो 5 × 6 क्या हो गया, 30। 30 मॉडुलस 6 का मतलब क्या हो गया कि 30 को 6 से भाग दीजिए, तो 5 टाइम में चला जाएगा। रिमाइंडर कितना हो गया, 0, यानी शेषफल कितना हो गया, 0। और ये ऑपरेटर जानते हैं कि ये ऑपरेटर क्या देता है, ये ऑपरेटर शेषफल देता है, और शेषफल आपको क्या मिला, 0 मिला। तो 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी 0। क्वेश्चन नंबर 96। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। अ, मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 5 × मेरे ख्याल से होना चाहिए जे प्लस 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 जे, ऐसा कुछ होना चाहिए, मॉडुलस 6, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, कुछ छूट गया है शायद। और बोला जे पहले से 5 है, तो 5 × प्लस प्लस बाद में होता है तो ये क्या हो जाता है, बाद में बढ़ेगा, फिलहाल 5। लेकिन जब आप यहाँ तक गए तो ये बढ़ के क्या हो गया, 6। और यहाँ पर क्या लिखा हो, मॉडुलस 6। तो यहाँ हो गया आपका 25 + 6, और यहाँ पर हो गया मॉडुलस 6। 25 × 6 = 31। 31 को 6 से भाग दीजिए, तो 31 को 6 से भाग देंगे तो 6 × 5 = 30 होता है। शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया। और आप जानते हैं कि ये जो ऑपरेटर है ये शेषफल देता है, तो शेषफल 1 बच गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 होगा। ये तब की बारे में बात कर रहे हैं अगर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको सुधारा है, वरना जो प्रिंट किया गया इस आधार पर इसका आंसर निकालना जो है वो मुश्किल है। यहाँ कोई ना कोई ऑपरेटर यहाँ छूट ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 है। यहाँ पर कह रहा है एक फोर लूप दिया गया है, जहाँ पर कह रहा है आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। देख के तो यही लग रहा है कि आई का वैल्यू 1 से शुरू होगा, प्लस प्लस होता हुआ ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप गौर करना, यहाँ लास्ट में एक सेमिकोलन लगा हुआ है, दैट इज दिस सेमिकोलन इज बॉडी ऑफ लूप। ये जो सेमिकोलन है ना, यही तो आपका आपका लूप का बॉडी हो गया। दैट मीन्स जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार ये सेमिकोलोन वर्क करेगा, और इस सेमिकोलोन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पटी स्टेटमेंट कहते हैं या नल स्टेटमेंट कहते हैं। तो जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार ये नल स्टेटमेंट या इम्पटी स्टेटमेंट काम करेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तब हम इस सी आउट आई के पास जाएंगे, ठीक है। और कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब प्लस प्लस होके आई के वैल्यू 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। आई के वैल्यू 10 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आई के वैल्यू 10 से 11 होगा कंडीशन फॉल्स होगा, और हम लोग जो है इस सी आउट आई के पास आएंगे, और आई जो है जो कि 11 हो चुका है तो वो 11 प्रिंट करेगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, कंडीशन लिखा हुआ है। यहाँ कह रहा है ए इज इक्वल टू 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15।
क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ लिख रहा है 15 फिर कोलोन 16। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पहले तो ये फैसला करो कि 15 क्या 15 से बड़ा या बराबर है कि नहीं। हम बोलेंगे हाँ बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू 15 है वो हो जाएगा ए का वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा अगर कंडीशन यहाँ ट्रू हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू हो जाएगी, यानी ए में वो 15 स्टोर हो जाएगा। लेकिन यही अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो ए में ये 16 स्टोर होता। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में कि जो हमारा यहाँ पर कंडीशन है अगर ये ट्रू होगा तो क्वेश्चन के बाद वाला जो है ये वैल्यू जो है मेरा ए में स्टोर होगा। अगर ये फॉल्स होता तो कोलोन के बाद जो 16 है वो मेरा ए में स्टोर होता। चूंकि कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन के बाद जो 15 है वो ए में स्टोर होगा और इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा ए का वैल्यू प्रिंट करेगा 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, escape sequence character बैकस्लैश जीरो ऑक्युपाइज अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब escape sequence कैरेक्टर साफ साफ बोल रहा है कि कैरेक्टर है। अब जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो मेमोरी में तो 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 100, द स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड बाय। स्ट्रक्चर का डेफिनेशन का अंत किससे होता है? तो आप लोग शायद याद हो, स्ट्रक्ट लिख करके कोई स्ट्रक्चर का नाम लिखते थे। मान लिया स्ट्रक्चर का नाम एक्स वाई जेड है, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर का मेंबर लिखा जाता था, फिर स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बंद और लास्ट में क्या लगाते थे? सेमीकोलन। तो उत्तर होगा सेमीकोलन। ठीक है, बी नंबर। 101 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन के लिए होगा आपका ए, ये है एंड ऑपरेशन। फिर 102 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल ऑफ और। तो और के लिए सिंबल क्या होगा? ये बी नंबर। क्वेश्चन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर की ये ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर ऐसा होता है इस तरीके से। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस के लिए क्या होगा इनमें से? ए प्रिंट, बी राइट, सी सी आउट या डी सी इन। तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग आउटपुट दिखाने के लिए सी आउट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटीड टू लूप। डू वाइल लूप जो है कितनी बार गारंटीड है कि आपका रन करेगा ही करेगा। ठीक है, कितनी बार रन करेगा ही करेगा, इस चीज की गारंटी कितनी बार है? 0 बार, इन्फिनेटली, 1 या वेरिएबल। तो सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी कम से कम एक बार तो डू वाइल लूप आपका एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। क्योंकि पहली बार जो डू वाइल लूप होता है वो बिना कंडीशन चेक किए हुए ही बिना कंडीशन चेक किए हुए ही बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता है। 106 क्वेश्चन बड़ा इजी है। टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस, शेषफल निकालने के लिए सी प्लस प्लस में कौन सा हम लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं? ए मॉड, बी रैम, सी रिमाइंडर या डी ये जो परसेंटेज है। तो अभी हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ये शेषफल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटर। 107, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी बाई 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कह रहा है कि सी का मान लीजिए कोई वैल्यू 10 है, हम चाहते हैं सी का वैल्यू जो है वो बढ़ करके 11 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? 11 हो जाए। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है? ठीक है, तो सी प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया हम लोगों का? सी का जो वैल्यू है उसको एक बढ़ा दो तो 10 से क्या हो गया? 11 हो जाएगा। फिर बी नंबर देखिए, यहाँ लिखा सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, इसका मतलब भैया सी का पुराना वैल्यू प्लस वन यानी 11 हो गया। फिर तीसरा सी, आप ये देखिए यहाँ पर, ये जो है ये आपका सी नंबर जो है रॉन्ग है। ठीक है, और ये डी नंबर भी सही है। यहाँ पर लिखा है सी प्लस इक्वल टू वन का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है यही, इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। तो ये तीनों आपस में क्या है? सेम है, केवल यही यहाँ पर जो है ये आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में इनमें से कौन इनपुट स्टेटमेंट है? ए है सी इन, बी है इनपुट, सी है गेट या डी है नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 109, डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इज प्रेसिडेड बाय। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम होता है, बस इसके आगे एक सिंबल लगा होता है। ठीक है, वो सिंबल कौन सा है? आप देखिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। इसका सही उत्तर सी होगा। ये सिंबल आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये सिंबल होता है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, इसको हम लोग टिल्ड साइन बोलते हैं। ठीक है, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर जो कीबोर्ड में 1 2 3 4 जहाँ लिखा रहता है ना,
तो उसके सबसे साइड में यहां पर मिला रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा फिर कौन सा ऑपरेटर काम करेगा। तो यहाँ जो सवाल है वो दिया हुआ ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी डिवीजन ई, ठीक है। यहाँ इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का काम पहले होता है, प्लस माइनस का बाद में होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो यहाँ साथ साथ है, तो पहले हम किसका काम करें, ठीक है। प्रियोरिटी सेम होता है तो किसका काम करें, तो यहाँ पर कहते हैं कि एसोसिएटिविटी रूल लगाइए, लेफ्ट टू राइट चलिए। तो लेफ्ट टू राइट में है ना, पहले तो प्लस और डिवीजन का ही, सॉरी, पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही होगा। तो सबसे पहले हमको डिवीजन का मिला, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का मिला, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, फिर डिवीजन का काम करेंगे। अब बच गया प्लस और माइनस। प्लस माइनस में भी देखिए, पहले आपको लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो पहले प्लस मिलता है, तो पहले प्लस का होगा फिर काम माइनस का होगा। तो ये जो आंसर आपको जहां दिखे वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इनटू डिवीजन प्लस माइनस, यानी ये सी नंबर जो है ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। इसके लिए सही आंसर क्या होगा वो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन का काम सबसे पहले बच जाता है, प्लस माइनस दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले प्लस मिलेगा फिर आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अब देखिए ये आंसर कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस, ये आपको सी नंबर में मिल रहा है, ठीक। 112, इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी प्लस ई, ठीक है। तो पहले हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होता है और माइनस प्लस का काम उसके बाद होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रायोरिटी सेम होता है, पहले इसका काम करो चाहे इसका काम करो, लेकिन लेफ्ट टू राइट के हिसाब से चले तो पहले डिवीजन मिल रहा है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, ठीक। फिर माइनस प्लस में देखिए, पहले आपको माइनस मिल रहा है फिर प्लस मिल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन ढूंढो, आपको जहां मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 113, असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, सिंगल इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किसको बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दो कोलोन जो होता है इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट इनमें से कौन है, ए बी सी डी, देख लीजिए, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। क्वेश्चन नंबर 116, अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक मतलब होता है जोड़ घटा गुना भाग, तो सही ऑप्शन कौन होगा इसका, ए नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर आर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 साल पूछा था, एक बार इस तरीके से पूछा था एक बार इस तरीके से पूछा था। तो रिलेशनल ऑपरेटर इनमें से कौन है, तो रिलेशनल का मतलब होता है कंपेयर करना, है ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सही उत्तर होगा इसका क्या, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, अ सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर इज और आर, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का सेट इनमें से कौन कहलाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर देखे थे। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेटर, इसको हम लोग जो है पुट टू ऑपरेटर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग आउटपुट ऑपरेटर भी बोलते हैं, तीनों नाम से जानते हैं। और ये लगता है आपका सी आउट के साथ, तो सी आउट के साथ कौन लगता है, सी नंबर, ये होगा इंसर्शन ऑपरेटर। फिर क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसका और भी नाम होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का, इसको हम लोग जो है गेट फ्रॉम ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, या इनपुट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके साथ इस्तेमाल होता है, सी इन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी ये वाला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 120 का ये डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर इसमें से कौन सा नहीं है। ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए। तो पहला तो ये डबल इक्वल टू होगा, ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये जो बी नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, यानी इक्वल टू ग्रेटर देन। आप सुने हैं ग्रेटर देन इक्वल टू तो सुने हैं, लेकिन इक्वल टू ग्रेटर आप कभी नहीं सुने हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये जो बी नंबर है ये जो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, द प्रीफिक्स
है ना। प्रीफिक्स मतलब कोई वेरिएबल ए है उसके आगे प्लस प्लस लगा हुआ है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और वही जो है वेरिएबल के बाद अगर लिखते हैं तो इसको पोस्टफिक्स बोलते हैं। तो ये जो है आपका प्रीफिक्स है और ये जो है आपका यहाँ पर पोस्ट फिक्स है। तो यहाँ पर सवाल आपका किससे पूछ रहा है? प्रीफिक्स से संबंधित, कि द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज, कौन सा रूल को फॉलो करता है? ए चेंज देन यूज रूल, बी यूज देन चेंज रूल, सी चेंज देन थ्रो रूल, डी नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चेंज देन यूज। ठीक है, प्रीफिक्स का। 123, 123 में पूछ रहा है कि द पोस्ट फिक्स, पोस्ट मतलब ये बाद में लगता है, तो ये कौन सा रूल को फॉलो करता है? पहला है ए नंबर, चेंज देन यूज, दूसरा है यूज देन चेंज, तीसरा है चेंज देन थ्रो रूल, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, यूज देन चेंज रूल। क्वेश्चन नंबर 124, कंस्ट्रक्टर इज, कंस्ट्रक्टर क्या है? ए लूप है, बी फाइल है, सी मेंबर फंक्शन है, डी नॉन ऑफ दीज है। सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी कि ये एक मेंबर फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 125, फिर कंस्ट्रक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। आर फंक्शन, ए नंबर, बी नंबर हैव नो रिटर्न टाइप, सी नंबर हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, या डी ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन भी होता है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 126, अ कंस्ट्रक्टर टेकिंग नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो आर्गुमेंट नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, या डी नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा उसको हम लोग जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, अ डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रक्टर के क्या क्या गुण होते हैं या क्या गुण होते हैं, इसमें से एक बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, ए नंबर कह रहा है इट हैज द सेम नेम ऑफ एज ऑफ इट्स क्लास नेम, इसका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। बी इट्स नेम इज प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन, इसके नाम के आगे ये टिल्ड साइन लगा होता है। सी इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। डी ऑल ऑफ दिस, इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी चीजें डिस्ट्रक्टर में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 128, अ वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, एक ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता हो उसे क्या कहते हैं? ए एरे, बी क्लास, सी फंक्शन, या डी पॉइंटर। उत्तर होगा उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, अब पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो क्या स्टोर करता है? ए मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, बी फील्ड एड्रेस, सी लोकल एड्रेस, डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे ऐसे खास वेरिएबल को पॉइंटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 130, क्वेश्चन नंबर 130, पॉइंटर इज, फिर पॉइंटर से संबंधित कुछ स्टेटमेंट लिखा गया है। पहला कह रहा है कि पेरिएबल, पेरिएबल यहाँ वेरिएबल लिखना चाहिए था, वेरिएबल दैट होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर नेम इज प्रेसिडेड बाय एस्ट्रिक, पॉइंटर वेरिएबल के नाम के आगे एस्ट्रिक लगाते हैं। अगला है वॉइड पॉइंटर इज ए पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप, ऑल ऑफ दीज। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी स्टेटमेंट पॉइंटर के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 131, डायनेमिक बाइंडिंग इनेबल्स द फंक्शन टू बी लिंक्ड एट, डायनेमिक बाइंडिंग जो है इसके बारे में कहा जाता है कि फंक्शन टू बी लिंक्ड एट, फंक्शन कब लिंक होता है? ठीक है, कब लिंक होता है जिसको हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, फंक्शन को जब आप कॉल कराते हो तो फंक्शन लिंक कब होता है? जब हम उसको डायनेमिक बाइंडिंग कहेंगे। तो फंक्शन का लिंक रन टाइम में हो या कंपाइल टाइम में हो या लोड टाइम में हो या लिंक टाइम में हो, इसका उत्तर होगा डायनेमिक बाइंडिंग मतलब रन टाइम। क्वेश्चन नंबर 132, इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग डेटा विथ फंक्शन इनटू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। वो एक तरीका है, ठीक है, ये वो एक तरीका है जिसमें हम डेटा और फंक्शन को कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या कहलाएगा वो तरीका? ए ऑब्जेक्ट, बी इनकैप्सुलेशन, सी इनहेरिटेंस, या डी कंस्ट्रक्टर। सही उत्तर होगा, इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, आसान सा क्वेश्चन है। इनकैप्सुलेशन इज अ वे ऑफ इम्प्लीमेंट, इनकैप्सुलेशन किसको इम्प्लीमेंट करता है? ए इनहेरिटेंस को, बी मॉड्युलरिटी को, सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन को, या डी नन ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर, इज अपर ये जो फंक्शन है ये किस हेडर फाइल से संबंधित है? इसका जो उत्तर देखिए क्या होगा। ऑप्शंस है आपका सी टाइप डॉट एच, बी है मैथ डॉट एच, सी है स्ट्रिंग डॉट एच, या डी है कोनियो डॉट। इसका सही उत्तर होगा सी टाइप डॉट एच। सी का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर टाइप डॉट एच। क्वेश्चन नंबर 135, विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा फाइल्स इन सी प्लस प्लस,
वो कौन सा हेडर फाइल है जिसका ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को डेटा फाइल को सी प्लस प्लस में बनाने के लिए और उस पर काम करने के लिए? ए स्ट्रिंग डॉट एच, बी मैथ डॉट एच, सी एफ स्ट्रीम डॉट एच, या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा सी नंबर, एफ स्ट्रीम डॉट एच। क्वेश्चन नंबर 136, बेस क्लास इज, बेस क्लास क्या होता है? एक नॉर्मल क्लास होता है, बी डिराइव क्लास होता है, सी चाइल्ड क्लास होता है, या डी ऑल ऑफ दिस? सही उत्तर होगा इसका एक नॉर्मल क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 137, डिस्ट्रक्टर इज, डिस्ट्रक्टर क्या होता है? ए ऑप्शन मेंबर फंक्शन, बी ओवरलोडेड, सी कंस्ट्रक्टर, डी नन ऑफ दिस? तो डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 138, डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन, डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगता है तब। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? इसका सही उत्तर होगा बी ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, है ना, इसलिए नाम इसका है डिस्ट्रक्टर। इसका संबंध डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 139, इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई, एक y क्लास से इनहेरिट हुआ है मेरा x नाम का क्लास, ठीक है, y से इनहेरिट हुआ है, याद रखिएगा, ठीक। तो जिससे इनहेरिट हुआ है इसको तो हम लोग बेस क्लास कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेराइव्ड क्लास कहेंगे। बेस क्लास को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग सुपर क्लास, ठीक है। और डेराइव्ड क्लास को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सब क्लास। तो ये डायग्राम आप समझ लिए, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देन y इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ x, y को x का क्या कहेंगे? सुपर, एब्स्ट्रैक्ट, सब क्लास, या नन ऑफ दीज? ठीक है। तो यहां पर जो है कुछ कंफ्यूजन्स हो सकते हैं ए और बी को लेकर के, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेकर के भी एक कंसेप्ट इससे मिलता जुलता है, लेकिन हम लोग इसके ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, सुपर क्लास की ओर जाएंगे। क्यों सुपर क्लास की ओर जाएंगे? जैसे आपने यहाँ पर देखा, इनहेरिटेंस का एक कंसेप्ट है और y से x निकला है, तो y को x का सुपर क्लास कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, इसमें से कौन है जो बेस क्लास से इनहेरिट नहीं होगा? ए कंस्ट्रक्टर, बी फ्रेंड, सी कंस्ट्रक्टर एंड फ्रेंड कैन बी इनहेरिटेड, और डी कंस्ट्रक्टर एंड फ्रेंड कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है, ये काफी कंफ्यूज कर रहा है आपको ऑप्शन, कि जिसको इनहेरिट नहीं कर सकते, तो यहां पर बोल रहा है ना कि कंस्ट्रक्टर एंड फ्रेंड कैन बी इनहेरिटेड, कर सकते हैं, मतलब नहीं इसी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एंड फ्रेंड कैन बी इनहेरिटेड, ये जो लिख रहा है कि इनहेरिट कर सकते हैं, इसी के बारे में कि कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसी को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है, इनलाइन फंक्शन आर इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ, इनलाइन फंक्शन कब जो है इन्वोक होता है, कब कॉल होता है? ए रन टाइम, बी कंपाइल टाइम, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस? इसके उत्तर की ओर हम चलेंगे तो हम इसको कंपाइल टाइम कहेंगे, कंपाइल टाइम में। क्वेश्चन नंबर 142, wrapping up of data and function into a single unit is called, है ना, कई बार ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, डेटा और फंक्शन को wrap करके एक सिंगल यूनिट बनाना। या विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स wrapping ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, या उस कंसेप्ट का नाम बताइए जिसमें हम लोग डेटा फंक्शन को आपस में wrap करते हैं, ग्रुप करते हैं। ए है इनहेरिटेंस, बी है पॉलीमॉर्फिज्म, सी है इनकैप्सुलेशन, डी है नन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 143, फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट्स द कंसेप्ट ऑफ, फंक्शन ओवरलोडिंग कौन से कंसेप्ट को जो है इंप्लीमेंट करता है, साकार करता है? या फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट्स द ब्लैंक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के किस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करता है? ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू बी क्रिएटेड, यहाँ पर कह रहा है कि वो कौन सा क्लास है जिसमें उसको ये अनुमति मिलता है कि वो केवल एक ही ऑब्जेक्ट बना सकता है ना, किसी क्लास को एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने की अनुमति हो, वैसे क्लास को क्या कहते हैं? ए नंबर है वर्चुअल क्लास, बी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सी है सिंगल टोन क्लास, या डी है फ्रेंड क्लास? सही उत्तर होगा सिंगल टोन क्लास। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यहाँ पर बता रहा है कि सही तरीके से एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? ठीक है। तो ये तो क्लास खुद एक कीवर्ड हो गया और ये क्लास का नाम हो गया, हम इस तरीके से तो क्लास बनाते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है। बी नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा। क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है स्टूडेंट ओबी, ठीक है। तो ये जो है, ये हो सकता है कि ये क्लास का नाम हो,
और क्लास के नाम लिख करके जो चीज हम लिखते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लास का नाम लिख करके उसके बाद जो हम नाम लिखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट, तो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ वैलिड कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल इसमें से कौन है? तो कैरेक्टर लिटरल का परिभाषा होता है सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए। तो देखिए ये सी नंबर देख रहे हैं ना, जहाँ पर एक लेटर सी है जो सिंगल कोट्स के अंदर है, ये एक सिंगल कैरेक्टर भी है और सिंगल कोट्स के अंदर भी है, तो ये होगा वैलिड कैरेक्टर लिटरल। कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे इसको लेकर के कि ए बी सी, सर सिंगल कोट्स में तो ये भी है, लेकिन हम बोले सिंगल कोट्स के अंदर केवल एक होना चाहिए, तो तीन तीन कैरेक्टर है, ये नहीं होगा कैरेक्टर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वैलिड स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल किसको कहेंगे? स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है डबल कोट के अंदर होना चाहिए और जितना चाहे उतना कैरेक्टर हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, जिसमें देखिए डबल कोट भी लगा हुआ है, जिसके अंदर तीन कैरेक्टर ए बी सी है। क्वेश्चन नंबर 148, सिंगल कोट के अंदर ए लिखा हुआ है, ये क्या है? ए इंटीजर लिटरल है, बी स्ट्रिंग लिटरल है, सी कैरेक्टर लिटरल है, डी बुल लिटरल है। सही उत्तर होगा, अभी अभी पढ़े हम लोग, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर को कैरेक्टर लिटरल बोलते हैं। 149, डबल कोट के अंदर रीमा लिखा हुआ, ये किसका एग्जाम्पल है? इंटीजर लिटरल का, कैरेक्टर लिटरल का, स्ट्रिंग का, या नॉन ऑफ दिस? का सही उत्तर होगा स्ट्रिंग लिटरल का, क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है डबल कोट के अंदर कैरेक्टर्स। उसी प्रकार से 150 क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है कि डबल कोट्स के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, बूलियन लिटरल का है, कैरेक्टर लिटरल का है, स्ट्रिंग लिटरल का, या नॉन ऑफ दिस? का सही उत्तर होगा ये भी स्ट्रिंग लिटरल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 151, क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास किसको रिप्रेजेंट करता है? ए अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, बी अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सी अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, या डी नॉन ऑफ दिस? इसका सही उत्तर होगा अ क्लास रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, यानी इसका ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू ए क्लास मेंबर। क्लास के जो मेंबर होते हैं ना, क्लास के अंदर जो वेरिएबल फंक्शन होता है उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल एक्सेस होते हैं वो इनमें से कौन है? तो देखिए कंट्रोल एक्सेस तो इनको कहा जाता है, किसको किसको कहा जाता है? प्राइवेट को कहा जाता है कंट्रोल एक्सेस, पब्लिक को कहा जाता है, और प्रोटेक्टेड को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ डिफॉल्ट, ब्रेक, प्राइवेट और एक्सेस, तो प्राइवेट मिल गया। ठीक है, ये नाम यहाँ पर दिख गया, तो यही उसका सही ऑप्शन होगा। 153, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास आर। बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर क्या होते हैं, है ना? कोई मेंबर, कोई वेरिएबल है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि प्राइवेट है कि पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसको प्राइवेट माना जाता है। अगला, द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास इज, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही होगा प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। आपको बताना है क्लास का वो कौन सा डेटा मेंबर होता है जो उस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर किए जाते हैं, है ना? क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो वो कौन सा डेटा मेंबर होता है जो क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉमन शेयर किए जाते हैं? ए है फ्रेंड, बी है स्टैटिक, सी है एब्स्ट्रैक्ट, या डी है नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा इसका स्टैटिक। इसके बारे में मैंने लेक्चर में पढ़ाया भी है ना, स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है। 156, when a class contains object of another class type as its member then it is called, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि when a class contains object of another class type, ठीक है, तो ये क्या होगा? ए इनहेरिटेंस ग्राफ, कंटेनरशिप, डेरिवेशन ग्राफ, या नॉन ऑफ दिस? तो इसको हम लोग कहेंगे कंटेनरशिप। ठीक है, अंदर बोल रहा ना, एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के अंदर एज अ मेंबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंटेनरशिप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 157, इफ अ क्लास ए नीड टू बी डिराइव फ्रॉम क्लास बी। अगर यहाँ पर कह रहा है कि इफ अ क्लास ए नीड टू बी डिराइव फ्रॉम क्लास बी से कोई क्लास ए निकलना चाहता है या निकला है ना? ए जो है वो बी से निकला है, तो बी को तो यहाँ तो सिंपली बात है कि इसको हम लोग कहेंगे बेस क्लास। ठीक है, और ए को क्या कहेंगे हम लोग? डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज करेक्ट टू डू सो। ये इनके बीच संबंध को दिखाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर लिखते हैं बेस नहीं, पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड, उसके बाद लिखते हैं हम लोग डेराइव क्लास का नाम। डेराइव क्लास का नाम क्या है आपका? ए है। फिर कोलोन, उसके बाद विजिबिलिटी मोड लिखते हैं। विजिबिलिटी मोड में या तो पब्लिक, या तो प्राइवेट, या तो प्रोटेक्टेड, तो यहाँ से सब जगह पब्लिक ही नजर आ रहा है, तो चलो पब्लिक ही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, और उसके बाद लिखा जाता है आपका बेस क्लास का नाम। तो बेस क्लास का नाम क्या है? बी है, तो बी हो गया।
ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो है आपको पहला वाला में ही दिख रहा है ना, ए नंबर, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग। क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है इसके बारे में भी मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्लास के जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं ये किसके द्वारा कॉल किए जाते हैं? ए क्लास नेम के साथ, बी ऑब्जेक्ट के साथ, सी डॉट ऑपरेटर, या डी नन ऑफ दी। इसका सही उत्तर होगा क्लास नेम के साथ। क्वेश्चन नंबर 159, द चेन डिपेक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास। यानी एक से ज़्यादा बेस क्लास हैं, ठीक, और है ना, एक से ज़्यादा बेस क्लास हैं और उससे एक कॉमन क्लास यहाँ पर क्या है आपका, निकल रहा है, ठीक है। ऐसे तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, ऐसे तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन इसके लिए ऑप्शन बोल रहा है कि इसके लिए क्या होना चाहिए सही ऑप्शन, ए कंटेनरशिप, बी इनहेरिटेड ग्राफ, या सी इनहेरिटेड पाथ, या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनहेरिटेड ग्राफ। अब ग्राफ क्यों बोल रहे हैं? देखिए ग्राफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तरह का जो डायग्राम होता है ना, इसको ग्राफ का नाम दिया गया है, ठीक है। आप डाटा स्ट्रक्चर कभी पढ़ोगे ना, तो डाटा स्ट्रक्चर में इस तरह का जो आपका डायग्राम होता है ना, इसको हम लोग ग्राफ का नाम देते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है इनहेरिटेड ग्राफ बोल रहे हैं। 160, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मींस डिटरमाइनिंग एट रन टाइम व्हाट मेथड टू इन्वोक्ड। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा मेथड यानी कौन सा फंक्शन रन करेगा रन टाइम में, इस चीज को पता लगा पाना, ठीक है, क्या कहलाता है? कौन सा फंक्शन प्रोग्राम रन करने के दौरान कॉल होगा, ठीक है, इस चीज का पता लगे, इसके लिए कौन सा यहाँ पर जो है सही ऑप्शन होगा? ए डाटा हेडिंग, बी डायनेमिक टाइपिंग, सी डायनेमिक लोडिंग, या डी डायनेमिक बाइंडिंग। इसका सही उत्तर होगा डायनेमिक बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसमें बताइए कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। ए है कॉपी कंस्ट्रक्टर, बी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सी है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डी है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 162, एन इनलाइन फंक्शन इज। इनलाइन फंक्शन है ए ऑप्शन प्रीफिक्सेड विथ इनलाइन, कीवर्ड इनलाइन, है ना, फंक्शन के नाम के आगे इनलाइन लगा दो तो इनलाइन बन जाता है। दूसरा सेव्स एग्जीक्यूशन टाइम, ये समय बचाता है ना, फंक्शन के रन करने के समय को बचाता है। सी है अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन के साथ ही ये मौजूद रहता है। डी ऑल ऑफ दिस, इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब इनलाइन फंक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन और है 163, एन इनलाइन फंक्शन इज A declared and defined inside the class, B prefix with keyword inline, C called at compile time, D all of these। इसका भी उत्तर जो होगा वो all of these ही होगा। क्वेश्चन नंबर 164, एन इनलाइन फंक्शन इज, ठीक है, प्रीफिक्स्ड विद कीवर्ड इनलाइन, सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से जो है रिपीट किया है। एक ऑप्शन चेंज हुआ है, सी नंबर ऑप्शन चेंज हुआ है। प्रीफिक्स विद इनलाइन ऑन द हेडर एंड डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ये बात भी सही है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, तीनों सही होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 165, व्हेन मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम कॉमन क्लास इट इज कॉल्ड। अगर एक क्लास से बहुत सारा क्लास निकल रहा हो, ठीक है, एक क्लास से बहुत सारा क्लास निकल रहा हो तो इसे क्या कहेंगे? ए सिंगल इनहेरिटेंस, बी मल्टीपल इनहेरिटेंस, सी हायरार्किकल इनहेरिटेंस, या डी नन ऑफ दिस। का सही उत्तर होगा, इसको हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। डायग्राम याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 166, वेन क्लास इज द बेस क्लास, ठीक है, वेन सब क्लास इज द बेस क्लास ऑफ अनदर क्लास देन इट इज। यहाँ पर कह रहा है ना कि ऐसे समझ लो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्लास है, ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये जो सी है ना वो बी से निकला है, तो सी हो गया आपका क्या, डेराइव्ड क्लास, और बी क्या हो गया आपका, बेस क्लास, ठीक है। ये इनका आपस में संबंध हो गया। लेकिन ये बी खुद निकला है किससे? ए से। तो ए हो गया बेस क्लास और बी हो गया आपका डेराइव्ड क्लास। लेकिन ये किसका संबंध है? ये ए और बी का। लेकिन आप देखिए बी के संबंध में कि बी डेराइव्ड क्लास भी है और बी बेस क्लास भी है। बी बेस क्लास है किसके लिए? सी के लिए, ठीक है। और बी डेराइव्ड क्लास है किसके लिए? ए के लिए। तो इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि वे ना सब क्लास, ये जो बी है ना डेराइव को ही हम लोग सब क्लास बोलते हैं ना, जहां मैंने डेराइव लिखा उसको समझ लो सब। तो कह रहा है कि कुछ सब क्लास है जो कि बेस क्लास है किसी अन्य क्लास के लिए। तो देखो ये जो बी है ना ये आपका सब क्लास है, लेकिन किसी अन्य क्लास सी के लिए क्या है? ये बेस है।
तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस है इसको हम लोग कौन सा इनहेरिटेंस कहेंगे? तो देखो, एक से दो, दूसरा से तीसरा निकला है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 167, द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर्ड टू एज। प्रोग्राम के रन करने के दौरान जो मेमोरी का एलोकेशन होता है, मेमोरी का रिजर्वेशन होता है, मेमोरी को हम रिजर्व करते हैं, मेमोरी को रिजर्व करते हैं प्रोग्राम के रन करने के दौरान, इसको क्या कहते हैं? ए स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, बी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, सी कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट है? बेस क्लास पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू, pointer cannot point to base class, pointer to cannot be decreated, pointer to base class cannot be created। इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर ये कहूंगा, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है? ये आपके लेवल का नहीं है, ये 12th लेवल का नहीं है, ठीक है? ऐसा भी नहीं होता है कि गेस पेपर का सारा क्वेश्चंस आप देख ही लो, है ना? कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाता है, तो इसको आप मत ही देखना 168 को। क्वेश्चन नंबर 169, स्ट्रक्चर ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रुप ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि यह स्ट्रक्चर जो है ग्रुप करता है, किनको ग्रुप करता है? ए आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप, बी रिलेटेड डेटा आइटम्स एंड वेरिएबल्स, सी इंटीजर विथ यूजर डिफाइंड नेम्स, या डी फ्लोटिंग पॉइंट विथ यूजर डिफाइंड नेम। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, रिलेटेड डेटा आइटम्स एंड वेरिएबल्स। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं। आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टूडेंट नाम का, तो स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के अंदर जो आप वेरिएबल लेंगे, है ना, जो भी डेटा आइटम या जो भी वेरिएबल लेंगे वो स्टूडेंट से संबंधित ही होगा ना, जैसे इंट रोल नंबर, ठीक है? फिर यहाँ पर लिख दिए कैर नेम, जो कि स्टूडेंट का नेम हो सकता है, ठीक है? फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लोट मार्क्स, जो स्टूडेंट का मार्क्स हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हो? रिलेटेड डेटा आइटम का कलेक्शन होगा, ठीक है? तो ये देखिए, ये जितना भी आइटम है ना, रोल है, नेम है, मार्क्स है, ये आपस में रिलेटेड हैं और इसका संबंध स्टूडेंट से है, तो यही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 170, द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट कंपाइल टाइम इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, प्रोग्राम के कंपाइलेशन के दौरान अगर मेमोरी रिजर्व होता है, इसको क्या कहते हैं? ए स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, बी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, सी कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसको हम लोग स्टैटिक मेमोरी लोकेशन कहते हैं, ठीक है? तो कंपाइल टाइम में जो होता है उसको हम लोग जो है स्टैटिक, और जो रन टाइम में होता है उसको डायनेमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन। पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो उसको यहाँ पर मैं बता दूं, सबसे पहले लिखा जाता है एक्चुअली डेटा टाइप, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल का, फिर एस्ट्रिक लगाते हैं, फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है? पॉइंटर वेरिएबल का नाम जो होगा वो लिखेंगे लास्ट में, सेमीकोलन। तो देखिए डेटा टाइप एंड एस्ट्रिक, कहाँ है डेटा टाइप? यहाँ है, फिर एस्ट्रिक, फिर क्या बोलता है? पॉइंटर वेरिएबल का नाम, फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम, ये होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 172, हायरार्की डिसाइड विच ऑपरेटर। हायरार्की क्या डिसाइड करता है? ठीक है, तो हायरार्की किसी ऑपरेटर से संबंधित ये बताता है कि कौन सा ऑपरेटर को हम पहले इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया इज यूज्ड फर्स्ट, कि पहले कौन सा ऑपरेटर का काम होगा, उसके बाद किसका काम होगा। क्वेश्चन नंबर 173, अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेन्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या क्या होगा? ए बोथ इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट, बी फ्रैक्शनल पार्ट, सी इंटीग्रल पार्ट ओनली, डी नॉन ऑफ दी। सही उत्तर होगा ए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों प्रकार के नंबर शामिल होते हैं। तो बच्चों, ये था टोटल 173 आपका एमसीक्यू कंप्लीट सी प्लस प्लस यूनिट से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सी प्लस प्लस यूनिट होता है उससे टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, ठीक है? 30 मार्क्स में कुछ मार्क्स एमसीक्यू के लिए, कुछ मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए भी होता है। तो कम से कम मान के चलिए कि 15 एमसीक्यू जो होता है वो 30 में से 15 एमसीक्यू ही हो जाता है, बाकी 15 नंबर का जो है आपका सब्जेक्टिव होगा। तो ये जो आपको यहाँ पर बताया गया है एमसीक्यू, ठीक है, 173 एमसीक्यू, इस 170 एमसीक्यू में से आपको 15 जो है वो आने की आशा है, ठीक है? आपका आएगा ही आएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा। तो आपका 15 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाता है अगर आप इन 173 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। और आप सोच सकते हैं कि 15 जो है वो आपका तैयारी हो गया केवल इस एमसीक्यू से, केवल सी प्लस प्लस के एमसीक्यू से। अभी आपका डेटा स्ट्रक्चर का एमसीक्यू बाकी है, लेकिन उनके एमसीक्यू से कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका यूनिट है जिससे सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आता है वो आपका सी प्लस प्लस है। और फिर यहाँ पर देखिए आगे जो है 1 मार्क्स और जो है 3 मार्क्स के लिए जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं सी प्लस प्लस से संबंधित। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी जो है
सॉल्यूशन बताऊं, आप लोग कमेंट करना। जिस चीज को लेकर के ज्यादा कमेंट मेरे पास आएगा, ठीक है, कि मैं आगे के यूनिट का एमसीक्यू बताऊं या मैं इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव बताऊं, आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।